लीजिए कैसी हालत है हम लोगों की। इंडियन गवर्नमेंट से बोला था कि स्टेप लेने को, बट इंडियन गवर्नमेंट स्टेप जब लेगी जब हम लोगों को कुछ हो जाएगा। हम लोग फंस चुके हैं, हम बॉर्डर से 1700 किलोमीटर दूर हैं। अब हमें नहीं पता हम कैसे इवैक्यूएशन से कैसे जाएंगे। ये सिटी एक्चुअली इतनी दूर है और रशियन बॉर्डर के इतनी करीब है कि हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जिंदगी कभी बेसमेंट तो कभी बंकर के बीच फंसकर रह गई है। जब बम नहीं गिरता है तो इमारत के बेसमेंट में आ जाते हैं और जैसे ही धमाका होता है भागकर बंकर में चले जाते हैं। हजारों भारतीय छात्रों की इस दहशत से युद्ध को देखिए, पता चलेगा कि हिंदी और तमाम भाषाओं के न्यूज चैनल जिस तरह से यूक्रेन पर हमले के कवरेज को वीडियो गेम के मनोरंजन में बदल रहे हैं, उस युद्ध से उनके ही देश के हजारों नौजवानों की जान खतरे में पड़ गई है। इस हालत में भी कई एक्सपर्ट टीवी पर पुतिन की तारीफ करते सुने गए हैं। उन्हें पुतिन में हीरो नजर आता है, जबकि इसी की करतूत की वजह से भारत के हजारों छात्र बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। क्या आप अपनी बालकनी से खड़े होकर सामने हो रहे धमाके को देख सकते हैं? मशीन गन की आवाजों से इस शहर की रात थर्रा रही है। चिंगारियां यहां से वहां भाग रही हैं और इंसान मोबाइल फोन से उसे रिकॉर्ड कर रहा है। क्या इसलिए कि इसे देखते हुए आप रोमांचित हो जाएं? तब फिर आप इस वीडियो को देखते हुए खुद को इस जगह पर ले जाइए जहां से एक भारतीय छात्र ने इसे रिकॉर्ड किया है। इतने करीब से युद्ध को देखकर वह अपने और बाकी भारतीय छात्रों के बारे में क्या सोच रहा होगा। इन धमाकों के बीच केवल डॉक्टर बनने का सपना तबाह नहीं हो रहा है, बल्कि वह अपने मां बाप के बारे में भी फिक्र कर रहा होगा कि उन पर क्या बीत रही है। उसी रूस की सीमा के करीब सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसके हॉस्टल के नीचे यह बंकर बना है। जब भी सायरन की आवाज आती है, छात्रों को भागकर इस बंकर में आना होता है। 24 फरवरी की रात के वक्त का यह वीडियो बता रहा है कि बिल्कुल पास में बरसते बमों के बीच इन छात्रों ने रात कैसे काटी होगी। जैसे ही युद्ध की कहानी में आप खुद का चेहरा देखते हैं, अपनों का चेहरा दिखने लगता है। युद्ध आपके लिए भयावह डरावना हो जाता है। न्यूज चैनल चेहरे को गायब कर देते हैं, टैंक और मिसाइलों से स्क्रीन को भर देते हैं, तब वो आपके लिए मनोरंजन में बदल जाता है। हिंदी चैनलों पर युद्ध के इस कवरेज को वीडियो गेम बना दिया गया है, लेकिन सोचिए यहाँ इस बंकर में मौजूद भारतीय और अन्य देशों के छात्र क्या इसे वीडियो गेम की तरह देख पा रहे होंगे? इन छात्रों के पास इस वक्त खाने पीने के सामान कम बचे हैं, लेकिन तनाव खिंच गया तो इनकी भी कमी होने वाली है। यहाँ छिपे छात्र दूतावास के टोल फ्री नंबर पे फोन लगाते हैं। कई बार जवाब मिलता है, कई बार जवाब नहीं मिल पाता है। ये सर, हम लोगों ने खाने पीने का सामान एक हफ्ते का रख रखा है। अभी कल लेकर के आया था मॉर्निंग में, और बैग पैकिंग है। बैग हमारी पैकिंग है। बैग में भी हमने खाने पीने का सामान, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डाल रखी है। जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस में हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे तो रास्ते में इस खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें भी हम लोगों ने खाने पीने का बहुत सारा सामान डाला है। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ये अच्छे से डाल रखा है। बिस्किट्स हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग खा पाएंगे। बैग हमारा पैक है, बस वेट कर रहे हैं। बाहर विंडो से देख पाते हैं कुछ साउंड्स, ये सारी चीज़ें कुछ आती हैं, सुनाई देती हैं, तो विंडो से ही देख पाते हैं। हम लोग सूमी में हैं। सूमी में है यहाँ छात्र, यहाँ पे 400-500 अराउंड होंगे इंडियन स्टूडेंट, और अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी को मैंने सुबह में फोन भी किया कि सर हम लोगों का क्या है कि सुमी से क्यू भी 3-4 आवर्स का डिस्टेंस है और खारक्यू भी 3-4 आवर्स का डिस्टेंस है, और यहाँ से बॉर्डर हम लोगों का मैम जस्ट 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जो भी चीजें हैं, आर्मीज जा रही हैं, बगल से गुजर रही हैं। कल को हमारे सिटी में इवनिंग के टाइम में ब्लास्ट भी हुआ,
तो पूरी रात हम लोग बंकर में ही रहे, बंकर में सोए। नीचे बंकर हमारे हॉस्टल के नीचे बना हुआ है, छिपने की जगह है। वहां पे बहुत सारे इंडियंस थे, अभी भी सब इधर उधर छुपे हुए हैं। खाने का भी कैश भी नहीं है एटीएम में। मॉर्निंग में 10 o'clock बात किया यहाँ पे, सर ने फोन रिसीव किया था एम्बेसी से। मैंने उनको बोला कि सुमी के स्टूडेंट का क्या है सर, कैसे जाना है नहीं जाना है, आप इंफॉर्मेशन दो मुझे। तो सर ने बोला कि अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी 1-2 दिन टाइम लग जाएगा आप लोगों के लिए, अभी 1-2 दिन और समय आपको रुकना पड़ेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। उनको ये चीज पता है कि हम लोग बिल्कुल बॉर्डर से करीब है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि 1-2 दिन टाइम लगेगा। जिन पर तबाही आई है उनकी तस्वीरें कितनी कम हैं। जिससे तबाही मच रही है उसी की तस्वीरों से यूक्रेन पर हमले का कवरेज भरा हुआ है। कई घंटों तक दुनिया के कई चैनलों का कवरेज देखने के बाद लगा कि युद्ध का कवरेज दरअसल टैंकों और मिसाइलों का कवरेज होता है, मरने वाले लोगों का नहीं। भारत सरकार मदद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके विकल्प इस वक्त बहुत सीमित हो चुके हैं। आज सुबह भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड के भारतीय दूतावास की टीम यूक्रेन की सीमा से सटे इलाके में पहुंचने का प्रयास कर रही है। इन सीमावर्ती इलाकों में जो भारतीय हैं उस टीम से संपर्क करें, और इसके लिए प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर सभी के फोन नंबर भी जारी किए हैं। भारत ने पोलैंड के राजदूत ने कहा है कि पोलैंड भारतीय छात्रों की मदद के लिए तैयार है, लेकिन जो छात्र शहर में हैं वो सीमाओं की तरफ कैसे जाएंगे। जैसे खार्किव है, वो पश्चिमी सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। अनुराग दिखे उनके आसपास है। तो यह वीडियो बिहार की नेहा ने भेजा है। नेहा ने बताया कि उन्हें कहा गया कि विनित्सिया रेलवे स्टेशन पर छात्र पहुंचे, जहां से उन्हें ट्रेन से पोलैंड ले जाया जाएगा। कीव से विनित्सिया 2.5 घंटे की दूरी पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब चीजों को मैनेज करने में भी दूतावास के कर्मचारियों के लिए आसान नहीं होगा, उनकी भी संख्या सीमित है। तो जब ये छात्र विनित्सिया स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि आज जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कई घंटे तक स्टेशन पर ही इंतजार करते रहे। सरकार ने कहा है कि वह चार्टर्ड फ्लाइट बुखारेस्ट और बुडापेस्ट भेज रही है, लेकिन यहां तक वही पहुंच सकेंगे जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। लेकिन जो बीच शहर में रहते हैं उनके लिए अब भी चुनौती होगी, कीव के छात्रों को कैसे निकाला जाए। इस बीच इवानो फ्रैंकविच से 18 छात्र हंगरी की सीमा की ओर खुद ही रवाना हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से टैक्सी की और 4 घंटे के सफर पर निकले हैं। सोचिए ये बच्चे कितना जोखिम उठा रहे हैं और इन पर इस वक्त क्या बीत रही है। अभी हम भारतीय छात्र टोटल अभी 18 छात्र पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम लोग अभी हंगरी के लिए निकल चुके हैं, और हम बॉर्डर पे जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमें बस अपना प्यार बनाए रखें और हमारे सरकार से विनती करें कि जल्दी से जल्दी हम लोग इवैक्यूएट करें हंगरी से। और हंगरी के अगर आसपास में बॉर्डर पे कुछ भी होता है लाइक वीजा इशू, तो हमें जल्दी से जल्दी हमारी एम्बेसी क्लियर कराए, वहां से हमें बॉर्डर के अंदर कराए हंगरी के। कोशिशें हो रही हैं, छात्रों को भी धीरज रखना होगा। यहां कुछ मीडिया और विपक्ष के नेता सभी मिलकर इस बात को लगातार उठा रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं। तो हजारों छात्रों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी का ध्यान नहीं है। जरूर भारत के छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश बहुत पहले से हो सकती थी। जिस तरह से बाकी देशों ने समय रहते अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी थी। 24 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की अपील जारी कर दी थी। 11 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड ने अपने नागरिकों को 24 से 48 घंटे के भीतर यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया। 12 फरवरी तक करीब 12 देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी कि उसके नागरिक यूक्रेन छोड़ दें तत्काल। 15 फरवरी को भारत की पहली एडवाइजरी आई कि छात्र अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। 18 फरवरी को भारत की तरफ से सूचना आती है कि भारतीय छात्रों की मांग पर एयर इंडिया की 3 फ्लाइट का इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए 22, 24 और 26 फरवरी की तारीख बताई जाती है।
लेकिन 24 फरवरी को ही रूस हमला कर देता है। पिछले कई दिनों में जो सबसे ज्यादा राहत की खबर आई होगी भारतीय जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनके लिए, वो ये कि भारतीयों का पहला जत्था जो है वो रोमानिया के बॉर्डर के लिए निकल चुका है। ये छात्रों का जत्था है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने लिविव और चिरवेसी शहर में भी कैंप ऑफिस सेटअप किया है। यूक्रेन, रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स पर भी उन्होंने अपनी टीम भेजी है। वहां से वो मदद करेंगे भारतीयों को निकलने में। जो भारत सरकार है वो अपने खर्चे पर अब रोमानिया और हंगरी से इवैक्यूएशन फ्लाइट जो है वो ऑपरेट करेगी। उसमें छात्रों को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो ये सभी चीजें राहत की बात निश्चित तौर पर हैं और ये सभी सेफ रूट मैप किए गए थे जब लगातार भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं, अधिकतर उनमें से छात्र हैं, 16,000 के करीब नागरिक हैं, तो उनकी बात पर, उनकी मांग पर यह तय किया गया था। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर आशंकित हैं कई छात्र की उनको यह भी कहा गया है कि जहां से भी वो निकल सकते हैं, खुद गाड़ियों के जरिए अगर आ सकते हैं तो वो बॉर्डर पर पहुंचे। वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव होगा जब कई इलाकों में काफी लड़ाई चल रही है और वो बंकरों में, बॉम्ब शेल्टर में छिपने को मजबूर है। लेकिन तब भी कुछ राहत की बात है और लग रहा है कि वक्त लगेगा, लेकिन भारत सरकार शायद निकालने में सफल होगी। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बात यूक्रेन से भी हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से खुद पीएम मोदी ने अपनी चिंता जाहिर की है। तो ये सभी चीजें लगातार चल रही हैं भारतीयों की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये जरूर है कि जमीन पर जो असिस्टेंस की जरूरत है अब वो जाकर लग रहा है कि अब इन प्लेस जिसको कहते हैं वो है और धीरे धीरे करके वहां से छात्रों को निकाला जा सकता है। ट्विटर पर आईटी सेल के लोग भारतीय छात्रों को ही भला बुरा कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी लौटने की। छात्र सरकार से केवल गुहार ही तो लगा रहे हैं, लेकिन इसे आलोचना समझकर उन्हें ही, छात्रों को ही भला बुरा कहा जा रहा है। जाहिर है बंकर के इस दमघोटू माहौल में कोई आईटी सेल वाला नहीं होगा, वरना वो ऐसी बात नहीं करता कि यूक्रेन पढ़ने गए हैं तो टिकट भी कटा लेते। जरूर गए हैं, मगर ये सभी छात्र साधारण घरों के लगते हैं। हर किसी के लिए संभव नहीं था कि तुरंत पहुंचकर वापसी का 60-70 हजार रुपए का टिकट कटा ले। आईटी सेल को पता होना चाहिए कि दुनिया भर की सरकारें यूक्रेन पर नजर रख रही थीं और अपने नागरिकों की चिंता पहले से कर रही थीं। छात्रों ने भी बताया कि वहां की यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें उलझाए रखा। उनकी भी गलती है, ऑनलाइन क्लास की अनुमति ही नहीं दे रहे थे। जैसे जिस शहर में बम गिरने वाला हो वहां कोई ऑनलाइन क्लास की अनुमति कैसे दे सकता है। आपने देखा कि 12 फरवरी तक 1 दर्जन देश अपने नागरिकों से जल्द यूक्रेन छोड़ देने की बात कर रहे थे। इसके 3 दिन बाद 15 फरवरी को भारत की पहली एडवाइजरी आती है कि अस्थायी तौर पर छोड़ने का विचार कर सकते हैं। उसके 3 दिन बाद एडवाइजरी आती है कि एयर इंडिया के विमान का इंतजाम हो रहा है। यह जानकारी जब सामने होगी तब आईटी सेल के लोग भारत के हजारों नौजवानों का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे जिनकी जान इस वक्त फंसी हुई है। इस पर बहस हो सकती है कि भारत को बहुत पहले और स्पष्ट एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी, इसलिए हम सारी तारीखों की सूचनाएं आपको दे रहे हैं। बेशक दूसरे देशों की तुलना में यह दिखता तो है कि भारत को भी उन्हीं के साथ अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी जारी कर देनी चाहिए थी और सस्ते टिकट वाले विमानों की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। अतीत में भी वायुसेना के विमान से भारतीय वापस लाए गए हैं, जिसकी पर्याप्त वाहवाही भी हुई है और सरकार ने भी वाहवाही लूटी है। यह कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी का बेसमेंट है। हवाई हमले की आशंका में यहां छात्र इस तरह से रात बिता रहे हैं, पांव रखने की जगह नहीं। इसमें भारतीय छात्रों के अलावा दूसरे देशों के भी छात्र नजर आ सकते हैं। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजों में ब्रिटेन से लेकर चीन तक के छात्र पढ़ते हैं। जैसे ही आप टैंक और बम के दृश्यों के रोमांच से अलग कर इंसानों के इस समूह को देखते हैं, युद्ध को मस्ती और तमाशे के रूप में देखने का शौक हवा हो जाता है। आप इसके बाद एक बंकर में इस छात्र के साथ चलिए, उसे देखिए, तब पता चलेगा कि पुतिन कितना सनकी है और उसके साथ फोटो खिंचाकर सुपर पावर बनने वाले भी उससे कम नहीं हैं। जैसा कि देख लीजिए कैसी हालत है हम लोगों की। इंडियन गवर्नमेंट से बोला था कि स्टेप लेने को,
बट इंडियन गवर्नमेंट स्टेप जब लेगी जब हम लोगों को कुछ हो जाएगा। एक्चुअली सुबह से एयर स्ट्राइक चल रही है और सुबह से ही यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, तो हम लोग निकल 2 दिन से सो नहीं पाए हम लोग। और दूसरी बात, आज सुबह ही 4:30 बजे हमारे लोकेशन के पास ही धमाका हुआ है, तो जब कुछ हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट तब स्टेप लेगी। भारतीय छात्रों ने इस मुसीबत में भी इतनी सक्रियता दिखाई है कि अपनी बात देश भर में पहुंचा दी। उनकी वजह से यूक्रेन के शहर के कई इलाकों के वीडियो हमारे सामने हैं। उनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन को फोन करना पड़ा। आज दोपहर खार्किव शहर में आजमगढ़ के रवि प्रकाश गुप्ता से मैं फोन पर बात कर रहा था। अचानक बम के धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। इसके बाद रवि की आवाज में थरथराहट आ गई। वे बदहवास भागने लगे। रवि और उसके सारे साथी बेसमेंट से बंकर की तरफ जाने लगे। रवि ने इस वीडियो को भेजते हुए हमें बताया कि रात भर बेसमेंट से बंकर में, बंकर से बेसमेंट की तरफ भागते रहे। जैसे ही धमाके की आवाज आती है भागकर बंकर में आ जाते हैं। रवि वीएन कराजिन खार्कोव नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यहां का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। वे दिन या रात कहीं भी भागकर नहीं जा सकते। जब शहर से ही निकल नहीं पाएंगे तो भारतीय दूतावास से संपर्क कैसे करेंगे, कैसे पोलैंड और हंगरी की सीमा की तरफ जाएंगे। रवि और उसके साथी यही गुहार लगाते रहे कि भारत सरकार पर दबाव डालकर यहां से निकलवाइए। मुझे रवि की आवाज में यूक्रेन के आम नागरिकों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने ही यह वीडियो भेजा है कि खार्किव में हजारों लोग मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। यूक्रेन के भी भारतीय छात्रों ने भी यहां शरण ली है। छात्र बार बार इस बंकर में आकर जान बचाते हैं। ऐसी हालत में इन बच्चों की चिंता कीजिए, इन्हें बचाने की चिंता कीजिए। ये एक दूसरे देश में युद्ध के बीच फंस गए हैं और भारत के टीवी चैनलों पर पुतिन की तारीफ हो रही है। मानवता के नाम पर कस्में खाने वाले सनकी नेताओं ने आम लोगों की ये हालत कर दी है। यही आम लोग इन सनकी नेताओं के एक साथ ग्रुप फोटो देखकर समझ बैठते हैं कि ये देश सुपर पावर हो गया है, उनका नेता सुपर पावर हो गया है। My name is Divya. I'm here present in the Eastern Ukraine. हमारी सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हम लोग फंस चुके हैं। हम बॉर्डर से 1700 किलोमीटर दूर हैं। अब हमें नहीं पता हम कैसे इवैक्यूएशन से कैसे जाएंगे। यहाँ पे बार बार हमें बॉम्ब्स की आवाज आ रही है। अभी भी हम बेसमेंट में है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज आने का कोई चांस नहीं है, बट फिर भी हमें आवाजें आ रही हैं। हमारी फैमिली परेशान है। कल रात से, कल सुबह से फोन करे जा रहे हैं। हमें यहाँ पे पता नहीं है हम कैसे रहे, ना हमारे पास स्टॉक है खाने का कुछ भी। हम यहाँ पे एट प्रेजेंट खार्किव में हम अराउंड 4000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। हमें नहीं पता हमें कैसे लेके जाया जाएगा। हमें सुनने में आया है कि इंडियन एम्बेसी हमें थ्रू बाय रोड लेके जाने वाली है, बसेस के थ्रू, बट हमारी इंडियन स्टूडेंट्स की अमाउंट ही इतनी ज्यादा है कि अगर हमें वो लेके भी जाएंगे तो हमें 1.5 डे लग जाएगा। बट हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो हमें कब लेके जाएंगे। सो हम कैसे लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। और डिस्टेंस इतना है कि अगर हम बाय बस भी जाएंगे तो हमें 1.5 डे लग जाएगा। ये जो बेसमेंट शेल्टर है, यहाँ पे हम खुद काफी ज्यादा बच्चे लोग फंसे हुए हैं और हमारे पास खाने का इतना सामान नहीं है और इतने ज्यादा लोग हैं हम लोग, और यहाँ पे लाइटनिंग भी इतना नहीं है और हम अपना सिचुएशन किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। हमें इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहे हैं पर हमें कोई खास अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा है। हमें पता चला है कि हमारे लिए एक रास्ता ये निकाला है कि हमें हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर से निकाला जाएगा, पर जो हमारी सिटी है खार्किव सिटी, ये सिटी एक्चुअली इतनी दूर है और रशियन बॉर्डर की इतनी करीब है कि हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। अगर हमें यहाँ से निकलना भी है तो हमें पहले कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जो यहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचा सके, और हमारे पास कोई आंसर नहीं है इस सवाल का कि हम यहाँ से बॉर्डर कैसे पहुँचेंगे। तभी कहा कि एक बार टैंक और मिसाइलों के वीडियो को स्क्रीन से हटाकर देखिए तो युद्ध की यह तबाही आपको भी अपनी चपेट में ले लेगी। आप मनोरंजन की तरह इसके कवरेज को नहीं देख पाएंगे। यूक्रेन के लोगों पर क्या बीत रही है उनके बारे में भी सोचिए उसी तरह से जिस तरह से हम और आप हजारों भारतीय छात्रों के बारे में सोच रहे हैं। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है कि रूस के हमले में 169 लोग घायल हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति का कहना है 300 से अधिक घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या 57 से लेकर 137 तक बताई जा रही है। जाहिर है इस वक्त मरने वालों और घायलों की संख्या का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है।
यह वीडियो लवीव शहर के आसमान का। आसमान में लड़ाकू विमान बेकाबू हो चुके हैं। किसे मार कर आ रहे हैं और किसे मारने जा रहे हैं कुछ पता नहीं। लबीब नाम के इस शहर में सायरन की आवाज ही एकमात्र आबादी है। उसकी आवाज से इतना तो यकीन हो रहा है कि कोई जिंदा है जो सायरन बजा रहा है। शहर खाली सा लग रहा है और चंद गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। कई जगहों से लोगों ने हमें ये वीडियो भेजे हैं कि यूक्रेन में लोग शहरों को छोड़ सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, जगह जगह जाम लगा है। एटीएम के बाहर पैसा निकालने वालों की भीड़ लगी है। रात उनकी भी बंकरों में गुजर रही है। रवि ने और दूसरे साथियों ने बताया कि यहाँ मेट्रो स्टेशन काफी नीचे बना होता है तो बम शेल्टर का भी काम करता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। यहाँ छिपे लोग बता रहे हैं कि खाने पीने की चीजें अब कम पड़ने लगी हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, बाहर नहीं जा सकते। अगर लंबे समय तक युद्ध चला और इसी तरह मेट्रो स्टेशन में बंद रहना पड़ा तो लोग बदबू और भूख से ही मरने लग जाएंगे। एक ताकतवर देश बेलगाम होकर हमला किए जा रहा है। सैनिक ठिकाने भी आबादी के करीब बने होते हैं। वहां जो बारूद और असलहे होते हैं, अगर उन्हीं को निशाना बनाकर ध्वस्त किया जाए तो बर्बादी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यूक्रेन में 1 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि रूस ने नागरिकों पर हमला किया है, लेकिन यह तबाही किस शहर के किस हिस्से में ज्यादा हुई है, इसे लेकर पुष्ट सूचनाएं बहुत कम हैं। मुमकिन है वहां ज्यादा हुई होगी जहां सैनिक ठिकाने आबादी के करीब हों। आप इस वीडियो से युद्ध की विभीषिका का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास जानने का यह कोई जरिया ही नहीं है कि जहां धमाका हुआ है वहां क्या था, वहां कितने लोग होंगे। धमाके के बाद उस जगह की कोई तस्वीर नहीं है। CNN और BBC के लिए रिपोर्ट कर रहे एक स्वतंत्र पत्रकार ओल्गा तोकारुइक ने लिखा है कि यूक्रेन की सेना ने भी जवाब दिया है। 800 रूसी सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेन के 13 सैनिक मारे गए हैं। स्नैक आइलैंड में इन 13 सैनिकों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। कई जगह यह खबर छपी भी है। खबर आई है कि रूस की सेना राजधानी कीव से 10 किलोमीटर दूर ओबोलोन में पहुंच गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस नागरिकों पर हमला कर रहा है। कीव में 3-3 मिसाइलें दागी गई। 48 घंटे में यह साफ हो गया कि रूस ने हर तरफ से हमला किया है। बेलारूस ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि बेलारूस की तरफ से हमला हुआ है। रूसी सेना बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में घुसी है। इसी के साथ एक संशोधन भी जरूरी है। कल के प्राइम टाइम में हमने ये नहीं बताया था कि इमरान खान का दौरा युद्ध से पहले ही तय हो चुका था। फिर भी इमरान को हालात का अंदाजा होना चाहिए था। ऐसे वक्त में दौरा रद्द कर देना चाहिए था। कई शहरों में रूसी सेना घुस गई है, जैसे खार्किव है, चेरनोबिल है, चेरनोहिव है, होस्टोमेल जैसे शहर हैं। इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं उनका देश अकेला पड़ गया है, अकेले ही रक्षा कर रहा है। यूक्रेन के साथ कोई लड़ने को तैयार नहीं। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने की गारंटी कौन दे रहा है पता नहीं। मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि क्या यूक्रेन नेटो का सदस्य होगा। सब डरे हैं और किसी ने जवाब नहीं दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के शहरों में कारों की जगह टैंकों ने ले ली है। क्या यूक्रेन अकेले अपने दम पर रूस का मुकाबला कर पाएगा? राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रूस उनकी हत्या कर देना चाहता है। वे अपने लोगों के बीच रह रहे हैं। उनका परिवार, उनके बच्चे भी यूक्रेन में हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं। चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध विरोधी गठबंधन बने और रूस को काबू में किया जाए, जो होता नजर नहीं आ रहा। यह हमला इसी बात को लेकर हुआ कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया जा रहा है। रूस नहीं चाहता। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यूरोपियन नेताओं से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। नेटो ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन में कोई सेना नहीं भेजी जाएगी। वह रूस को रोकने के लिए नए तरीके का इस्तेमाल करेगा। आज सुबह G7 देशों की बैठक हुई। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका इसके सदस्य हैं। जर्मनी इसका अध्यक्ष है। इसकी बैठक में भी रूस के हमले के जवाब में युद्ध के बजाय आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों की ही बात की गई। दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि रूस से
इटली और जर्मनी जैसे कई देशों ने तेल और गैस खरीदे हैं, धंधा किया है इस हंगामे के बीच। रूस को अच्छा दाम मिल गया है और कारोबार भी हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि जर्मनी और इटली रूस पर पूर्ण प्रतिबंध इसीलिए नहीं लगाना चाहते हैं, अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहते हैं। सारे नेता कह रहे हैं दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन जंग के मैदान में अकेला खड़ा है। नेटो और अमेरिका ने नए नए हथियार दिए, लेकिन उसकी क्षमता उतनी आधुनिक नहीं है। जानकार यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर भी संदेह करते हैं। ऐसे में अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की युद्ध में मदद नहीं की तो एक देश देखते देखते तबाह हो सकता है। नेटो का कहना है कि मित्र देशों की सुरक्षा के लिए 100 लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। पूर्वी हिस्से में भारी मात्रा में टुकड़ियों को तैनात रखा जाएगा। कमाल है, यूक्रेन की मदद के बजाय इनकी चालाकी देखिए, अपने मित्र देशों की चिंता कर रहे हैं। यानी रूस अगर चाहे तो यूक्रेन के साथ जो मर्जी करे, हम प्रतिबंध लगाते रहेंगे, उसका नाटक करेंगे और अपनी रक्षा के उपाय करेंगे। जाहिर है यूक्रेन आज अकेला ही नजर आ रहा है। यूक्रेन फंस गया। इन सुपर पावरों ने उसके साथ भी धोखा कर दिया। 1994 से लेकर 96 के बीच यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। तब अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने आश्वासन दिया था कि यूक्रेन की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। आज उसकी मदद के लिए केवल बयान आ रहे हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 1994 के बुडापेस्ट समझौते का उल्लंघन कर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा सिर्फ रूस का कहना है। अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होता तो रूस इस तरह तबाही नहीं मचा पाता। यूक्रेन रूस का लंबे समय तक सामना नहीं कर पाएगा। अभी तक तथाकथित सुपर पावरों की चेतावनियों का रूस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या यह लड़ाई तब रुकेगी जब यूक्रेन बर्बाद हो चुका होगा? ऐसा नहीं है कि रूस पर प्रतिबंधों का असर नहीं हो रहा, लेकिन रूस इसकी वजह से युद्ध नहीं रोक रहा। उधर अमेरिका ने कहा कि जर्मनी की मदद के लिए 7000 सैनिक भेजेगा। गेम समझिए, यूक्रेन की मदद करते करते जर्मनी की मदद कर रहा है। और यूरोप का सुपर पावर दो विश्व युद्ध झेलने के बाद खुद से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तब यूक्रेन कैसे कर पाएगा इस लड़ाई में? अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि उनके प्रतिबंधों के कारण रूसी मुद्रा रूबल ध्वस्त हो गई है, स्टॉक मार्केट गिर गया है। रूसी सरकार को 15% से ज्यादा ब्याज पर लोन लेना पड़ रहा है। अमेरिका ने रूस के और रूस ने अमेरिका के राजनयिकों को निकाल देने के आदेश दिए हैं। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि उसने इतने तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं कि रूसी बैंकों का 70% बाजार अलग थलग पड़ गया है। कनाडा ने रूस के धनिकों से जुड़े 27 बैंकों पर रोक लगा दी है, इनसे लेन देन ना करें। कनाडा ने रूस को किए जा रहे निर्यात पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने युद्ध का साथ देने के लिए बेलारूस के साथ कई संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों में बार बार मॉस्को के धनिकों का, एलिट का जिक्र किया जाता है। क्या ये प्रतिबंध ऐसे अमीरों को बर्बाद कर पाएंगे? दूसरी तरफ रूस पर प्रतिबंध लगाने का असर इन देशों पर भी पड़ने वाला है जो प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर रहे हैं। Putin is a terrorist! Putin is a terrorist! Putin is a terrorist! दुनिया के कई देशों में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! USA, stand with Ukraine! USA, stand with Ukraine! USA, stand with Ukraine! केवल रूस के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन सभी के खिलाफ जो इस खेल में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल हैं। इन्हें पता है कि युद्ध और प्रतिबंध की मार हर जगह आम जनता पर पड़ती है। अमेरिका में अभी ही गैस के दाम डबल हो चुके हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अपने रिजर्व से तेल की आपूर्ति करेगा। ब्रिटेन में भी महंगाई 30 साल में सबसे अधिक है। अभी ही गेहूं और सोयाबीन के दाम आसमान छूने लगे हैं, 9 साल में सबसे अधिक हो चुके हैं। यूरोप महंगाई से घिर जाएगा। यूरोपियन यूनियन रूस का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। रूस अपने गैस निर्यात का 70% यूरोपियन यूनियन को भेजता है। रूस अपने तेल का 50% हिस्सा यूरोपियन यूनियन के देशों को बेचता है। सवाल है कि ये देश रूस पर लगाए प्रतिबंधों के शिकार हो रहे हैं, वे कब तक झेल पाएंगे? इस ग्लोबल दुनिया में आर्थिक प्रतिबंध बेअसर साबित होते हैं। जिस देश पर प्रतिबंध लगता है वो दूसरे देशों से दूसरे तरीके से धंधा करने लगता है। ईरान पर प्रतिबंध लगा तो उसका परमाणु कार्यक्रम चलता ही रहा,
ट्रंप ने अपने शासनकाल में ईरान, उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला, चीन पर प्रतिबंध लगाए। चीन ने आयात शुल्क घटा दिया, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ धंधा बढ़ा दिया। रूस पर प्रतिबंध लगा तो रूस ने भी धंधा करने के 10 तरीके निकाले। अमेरिका ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सैनिक शासन की क्रूरता जारी रही। प्रतिबंधों के कारण सन की नेताओं और गिरोहों की सनक पर कोई असर नहीं पड़ता है। गरीब जनता या आम जनता मारी जाती है। एक खेल और होता है, डॉलर के बजाय दूसरी मुद्रा में व्यापार करने का रास्ता निकाला जाता है। इससे होता यह है कि दुनिया के कारोबार में डॉलर की हैसियत कम होती जा रही है। मुमकिन है चीन अपनी मुद्रा के लिए इसका फायदा उठाना चाहता हो। बहुत सी खबरें लगातार बदल रही हैं, आ रही हैं, लेकिन हमारी चिंता के केंद्र में बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए छिपे हजारों भारतीय छात्र हैं। इनके नाम दीपा से लेकर मेहताब तक हैं। सरकार या दुनिया की तमाम शक्तियां मिलकर इस युद्ध को रोकें। हजारों भारतीय छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी है। My name is Meghna. I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. Please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need help. हम लोग जो वेस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन का, उससे उस एरियाज में आते हैं। इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे जो है जो परोस में सीट जो शहर है चर्निवित्सी, वहां से इवैक्यूएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और हमें डेट दिया गया कि कल हमारा भी इवैक्यूएशन होगा। हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स 1200 स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब के लिए बसेस का कल प्रॉमिस किया गया है। हम यहाँ से हंगेरी बॉर्डर जाएंगे और वहां से फिर फ्लाइट्स का अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे माहौल हर 10 मिनट बाद यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है, जिससे हम सहमे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सहम गए हम लोग। इवन हमने रात को मेट्रो स्टेशन पे रात गुजारी है बचने के लिए। हमें किसी भी शॉपिंग में खाने को नहीं मिल रहा है। पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है हम लोगों की, और हम यहाँ से हम पोलैंड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जो हमारे लिए जाना असंभव है। नमस्कार, मेरा नाम गुरुव्रत मिश्रा है। मैं यूक्रेन के खार्किव शहर में पढ़ता हूँ। मैं उन हजारों भारतीयों में से एक हूँ जो कि यहाँ पे फंस चुके हैं। हर घंटे यहाँ पे हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे गोली बॉम्ब की आवाज़ सुनाई दे रही है। सारे दुकानें बंद हैं, पानी की सप्लाई बंद है। तो इसीलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, और यहाँ पे सच में हमें क्या दिक्कतें हो रही है ये बताएं, क्योंकि इस समय पे हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि राशन खत्म हो रहा है, और जो इवैक्यूएशन की फ्लाइट भी आ रही है वहां तक पहुंचे कैसे। हम सारी बात को एक शो में शामिल नहीं कर सकते, आगे करेंगे। आप ब्रेक ले लीजिए। यूक्रेन पर हमले के कारण भारत आ रहा लाखों टन सूरजमुखी का तेल फंस गया है। इसका असर तेल के दाम पर भी पड़ेगा, और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती रही तो 7 मार्च के बाद भारत के लोगों को पेट्रोल और डीजल के कितने दाम देने पड़ेंगे, इसकी अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। कल्पना करनी हो तो पिछले साल का रेफरेंस ले सकते हैं, जब आप 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे। महंगाई के सपोर्टर आपका हौसला बढ़ा रहे थे।
3,80,000 टन सूरजमुखी तेल का शिपमेंट जो भारत आ रहा था वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से फंस गया है। कई पोर्ट्स ने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। ये सिर्फ एक झलक है कि रूस के यूक्रेन पर हमले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। भारत कच्चे तेल, खाने वाले तेल और नेचुरल गैसों का आयात करता है। उस आयात पर रोक की वजह से आने वाले दिनों में दाम बढ़ सकते हैं। ये उस वक्त है जब देश में खुदरा महंगाई 6% से ज्यादा है और कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं उसमें ऊर्जा क्षेत्र फिलहाल शामिल नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस लड़ाई का असर लंबे समय तक रह सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट से हालात बिगड़ेंगे। Markets are drawing comfort that US hasn't gone aggressive and has only announced trade sanctions, again leaving out energy. However, the effect on the supply chain disruption will be longer lasting and I think it will further push global inflation. बाजार में इस बात से राहत दिखी कि इस लड़ाई में कोई और देश शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि निवेशक अगले कुछ और दिन इंतजार करना चाहते हैं। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।